बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ा दुरूद उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो टॉपिक सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। जब भी इंसान किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो देयर इज़ ऑब्वियस कि उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जब भी इस तरह से उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो तो इट मे लीड टूवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो वो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको मैनेज बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, किस तरह से हम इंसानों की आपस में जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं इंटरेक्शन के दौरान उसको ठीक से लेके चल सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट ना हो, किसी की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट ना हो। तो सबसे पहली चीज़, कॉन्फ्लिक्ट से अमूमी तौर पे मुराद है लड़ाई झगड़ा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट से मुराद कोई लड़ाई झगड़ा टाइप चीज़ नहीं लेंगे। क्यों? अभी थोड़ी देर तक पता चलेगा, इसकी रीज़न, इसकी वजह आपको पता चलेगी। सबसे पहले तो हम लोग जब कॉन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, किन टर्म्स में करेंगे। मैं आपके सामने एक डेफिनेशन बोलूँगा, आपने इसको इसी तरह अपने पास लिख लेना है, नोट कर लेना है। इसी के इर्द गिर्द हम सारी कॉन्फ्लिक्ट की डिस्कशन लेके चलेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ एनी प्रोसेस दैट बिगिन्स व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट an other party has negatively affected or about to negatively affect something that the first party cares about। मैंने आपके सामने एक बुकिश डेफिनेशन की है और इसी डेफिनेशन को हम इस सारे अगले 2-3-4 लेक्चर्स जो भी होंगे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसी के ऊपर हम लेके फॉलो करेंगे। आपके सामने मैंने इस डेफिनेशन को कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे क्या है। फ़र्ज़ करो दो पार्टीज़ की मैं आपके सामने मिसाल लेता हूँ। एक पार्टी से मुराद हो सकती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पार्टी में मीन एन इंडिविजुअल, पार्टी में मीन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्टी में मीन एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी में मीन अ कंट्री। अगर पाकिस्तान की किसी और कंट्री के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं तो उसमें एक पार्टी एक कंट्री है, दूसरी पार्टी दूसरा कंट्री है। तो मैं आपके सामने दो पार्टीज़ की मिसाल लेता हूँ इस तरह से कि हमारा आमना सामना होता है क्लास में अक्सर। तो जब क्लास में मैं मौजूद हूँ, बच्चे मौजूद हो, आप लोग एज ए क्लास मौजूद हो, तो हमारी क्लास में दो पार्टीज़ हैं। एक पार्टी है टीचर, दूसरी पार्टी है स्टूडेंट्स। एक पार्टी एक सिंगल इंडिविजुअल है टीचर, दूसरी पार्टी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं क्लास। अब यहाँ पे क्लास एक पार्टी परसीव करती है, समझती है कि दूसरी पार्टी जो है ये हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है या कर सकती है। मिसाल कोई भी हो सकती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है, करेंगे कैसे, मार्किंग बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है और नंबर कैसे अच्छे आएंगे, प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं सबको, हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स जो एक पार्टी है उसने परसीव किया कि दूसरी पार्टी जो कि टीचर है वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है या कर सकती है या कर चुकी है। अब इस नेगेटिव परसेप्शन के बाद उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। अब उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? इट इज़ द प्रोसेस दैट बिगिन्स व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट एन अदर पार्टी हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड और अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। क्या आप लोगों को ख्याल है किस चीज़ का नंबर अच्छे आ जाएं? नंबर अच्छे आ जाएं के लिए जब भी टीचर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि योर मार्क्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड
या नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आपके और टीचर के दरमियान जो प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाएगा, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके सामने जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एनी प्रोसेस दैट इज़ यूजुअली अ बिहेवियरल प्रोसेस जो नज़र आ रहा होता है, वो स्टार्ट क्यों हुआ है? बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ वन पार्टी। वो एक पार्टी की परसेप्शन की वजह से शुरू हुआ है, और वो पार्टी की परसेप्शन क्या है? दैट द अदर पार्टी हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स, आइदर इट हैज़ अकर्ड और अबाउट टू अकर। इसमें जो शुरू में लिखा हुआ है ना, एनी प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आके मैंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि वो प्रोसेस नेगेटिव है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से मुराद यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद यहाँ कोई भी अपोजिंग सिचुएशन है। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद यहाँ कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी है, और ये इनकम्पैटिबिलिटी या अपोजिंग सिचुएशन के साथ मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि ये गलत है, बिकॉज रिसर्च प्रूव्स दैट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड, sometimes conflicts are even required, some things it may create a bad expression, bad impression। तो ये सारी की सारी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से मुराद आपने लेनी है कोई भी प्रोसेस जो एक पार्टी की परसेप्शन पे शुरू हो रहा है। क्या परसेप्शन? कि दूसरी पार्टी हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है या कर सकती है। ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो मैंने कहा है ना कि अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसकी समझ तब आएगी जब हम कॉन्फ्लिक्ट की एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया, डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे। हमारे पास फॉरन नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है कॉन्फ्लिक्ट थॉट एवोल्यूशन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट बना है ना, ये 3 मुख्तलिफ अदवार में डेवलप हुआ है। सबसे पहला दौर जो 1920, 30, 40 का दौर था, उस दौर को कहते हैं ट्रेडिशनल इरा या ट्रेडिशनल व्यू। और ट्रेडिशनल व्यू ये था कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज हार्मफुल, इट मस्ट बी अवॉइडेड, इट इज़ अ बैड थिंग टू हैपन। ये लोगों की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट आया डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का। और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये व्यू पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी किस्म जो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। टीचर ने ढेर सारा काम दे दिया है, हम में से ही कुछ लोग हैं जो उस ढेर सारे काम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि हम सीखें। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिकमिंग फंक्शनल फॉर देम। जबकि हम में से ही मेजॉरिटी ये सोचती है कि यार इतना बर्डन है, कैसे करेंगे, वो आगे से भी काम करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए क्या हो गया है? डिसफंक्शनल। अब सबसे पहला व्यू यही था जो हमारे जहन में भी बना हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट is harmful, it is a bad thing, it must be avoided। क्यों? It reduces your performance, it reduces your functions, so it was called as dysfunctional conflict। इसे थोड़ा सा आगे चली जब स्टडीज़ 1940s, 50s, 60s तक, तो इस दौर में ये साबित हुआ कि not all the conflicts are bad। wherever human are interacting with each other, जब भी लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब अवॉइड नहीं कर सकते तो हो सकता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा साबित हो सकता है वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा साबित ना हो। अब ये हो सकता है वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा साबित हो, कॉन्फ्लिक्ट कहलाया फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन ही क्या है? कॉन्फ्लिक्ट that supports your goals, that improves your performance। लेकिन there are chances कि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी हो, उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो डिसफंक्शनल हो जाए, वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर दे, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाए। तो इंटरेक्शनिस्ट का जो व्यू था, वो व्यू ये था कि नॉट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, बट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ नेसेसिटी, ताकि आप किसी एक जगह पे स्टक ना हो जाओ, ताकि आप किसी एक जगह पे स्टेगनेंट ना हो जाओ। इससे थोड़ा सा जब आगे चली रिसर्च तो देयर आर मोर रिफाइनमेंट्स। अब आया रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू। रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू क्या था? दे आइडेंटिफाइड कि आप पता चलाओ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है
कौन सा फंक्शनल है, कौन सा डिसफंक्शनल है, ताकि हम उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। ये होगा रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू, कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करना, हमने उसको इस तरह से मैनेज या रिजॉल्व करना है कि जिस कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत है वो वहाँ हो और जिसकी ज़रूरत ना है वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। अब जिसकी ज़रूरत है वो हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हो। यहाँ आके कॉन्फ्लिक्ट की कुछ टाइप्स आइडेंटिफाई की गई और वो टाइप्स मेजरली 3 कैटेगरीज में तकसीम की गई। अब ये रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू जो है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ मेंटेन रखें और बुरा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से ख़त्म करें। इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट की फिर 3 टाइप्स आइडेंटिफाई की गई। अब कॉन्फ्लिक्ट की वो 3 टाइप्स कौन कौन सी थी, उसमें सबसे पहला टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट्स और गोल्स। करना क्या है, अगर उसमें कहीं इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, करना क्या है, अगर उस पर कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है तो ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। करना कैसे है, अगर उसके ऊपर कोई इनकम्पैटिबिलिटी कहीं अपोजिशन हो गई है तो वो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर कोई पर्सनल वेरिएबल्स हैं इस तरह के, लाइक जेंडर, लाइक एज, लाइक कास्ट, लाइक रिलीजन, लाइक पर्सनैलिटी ट्रेड्स, अगर उसमें किसी के ऊपर इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो कहलाएगा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट की 3 टाइप्स आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या था। अब पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि टास्क और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हमें क्लियर हो जाए। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, सिलेबस कितना करना है, आज के लेक्चर में कितना पढ़ना है, अगर इसी पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए तो ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। पढ़ना कैसे है, लेक्चर का तरीकाकार क्या होगा, सर एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंटेशन होगी, पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ होंगी, बुक रीडिंग करेंगे, घर से पढ़ने के लिए मटेरियल देंगे, इसके ऊपर अगर कहीं इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए ये प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है। और सर का स्टाइल कैसा है, उनके बोलने का अंदाज़ कैसा है, वो हमें टॉन्ट तो नहीं करते हैं, डांट तो नहीं देते, क्लास से निकाल तो नहीं देते, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, अगर इसमें से किसी बात पे कोई इनकम्पैटिबिलिटी या अपोजिशन है तो इट मे लीड टूवर्ड्स रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एनी इनकम्पैटिबिलिटी ओवर कंटेंट्स और गोल्स। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है एनी इनकम्पैटिबिलिटी ओवर हाउ द वर्क्स गेट डन। और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल ट्रेट्स, रिलेशनशिप्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब ये 3 टाइप्स आइडेंटिफाई हो गई ना तो हर एक का लेवल डिफाइन किया गया कि लो लेवल है, मॉडरेट लेवल है या हाई लेवल है। अब ये इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब हम इसकी इंटेंसिटी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक हमारे पास सिर्फ इतना हमने देखना है कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट लो, मॉडरेट, हाई 3 लेवल्स हैं। इसमें लो और मॉडरेट लेवल जो है वो फंक्शनल होता है, लेकिन हाई लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिसफंक्शनल। कि थोड़ा बहुत कंटेंट्स अगर आगे पीछे हो जाए, थोड़े की जगह थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए फिर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये किस पे हुआ, टास्क कॉन्फ्लिक्ट। उसकी इंटेंसिटी लो है, मॉडरेट है, हाई है। दूसरा प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, पढ़ने का तरीकाकार क्या है। पढ़ने का तरीकाकार अगर थोड़ी सी इनकम्पैटिबिलिटी हो, उसमें लो लेवल ऑफ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये फंक्शनल है। मॉडरेट और हाई लेवल जो है ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन मॉडरेट को समटाइम्स इट इज़ फंक्शनल, समटाइम्स इट इज़ डिसफंक्शनल। जबकि जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपको किसी की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स नहीं पसंद, उसका स्टाइल नहीं पसंद, उसका डीलिंग का तरीकाकार नहीं पसंद, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसफंक्शनल। यहाँ पे आके रिसर्च सजेस्ट करती है कि रेजोल्यूशन फोकस्ड में आपने टास्क कॉन्फ्लिक्ट को रखना है मेंटेन, कितना लो या मॉडरेट।
प्रोसेस उसको हाई नहीं होने देना। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको लो लेवल मेंटेन रखना है, मॉडरेट कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन इसको हाई नहीं होने देना। और कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ना ही हो ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज दे आर ऑलवेज डिसफंक्शनल। इनको डिफरेंट कलर्स में लिखने का मकसद ये है कि जो ग्रीन है वो फंक्शनल है, जो येलो है दे आर समटाइम्स फंक्शनल समटाइम डिसफंक्शनल, और जो रेड हैं दे आर ऑलवेज डिसफंक्शनल। ये था हमारे पास कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट की थॉट डेवलप कैसे हुई, और कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एवोल्यूशन है इसने आके हमें बता दिया है कि फंक्शनल या डिसफंक्शनल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल या डिसफंक्शनल होना क्या डिसाइड करेगा, उसकी टाइप्स कितनी हैं, 3, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। और उसमें से हर एक की डिग्री, इंटेंसिटी लो, मॉडरेट या हाई हो सकती है, और उसकी डिग्री डिफाइन करेगी कि उसकी फंक्शनैलिटी है उसमें या वो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ तक हमारे पास हो गया कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।